Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you planning chapter 4.1 of business studies of class plus 2. So लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और लास्ट में हमने डिस्कस किया था इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, प्लानिंग के अंदर क्या क्या खामियां हैं. सो आफ्टर दैट आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, यानी कि प्लानिंग की जो काम है वो किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग प्रोसेस के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं. सो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट की जाती है, उसके अंदर बहुत सारे और भी जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं. सो वन बाय वन हम वो सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट से स्टार्ट की जाती है और कौन से पॉइंट पे एंडिंग. तो ये जो पूरी प्लानिंग की प्रोसेस है, इसके जो डिफरेंट टाइप के स्टेप्स होंगे, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही चलती है. अगर हम किसी बिल्डिंग पे जा रहे हैं, बिल्डिंग पे जाने के लिए हम स्टेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कभी भी होता कि हम जो स्टेयर्स हैं वो स्किप करके पहले ऊपर वाले स्टेयर्स पे चले जाएं, बाद में नीचे वाले स्टेयर्स पे आ जाएं. तो ऐसे तो कभी भी हम बिल्डिंग के ऊपर नहीं जा सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ता है, सभी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, सभी वन बाय वन स्टेप्स के ऊपर जाना पड़ता है, तभी हम किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ सकते हैं. ऐसे ही ये सारे जो स्टेप्स हैं यहाँ पे हमारे पास दे रखे हैं. सो इन सभी स्टेप्स को हमें वन बाय वन फॉलो करना है और किसी को भी आगे पीछे हमने नहीं करना, ना ही किसी को स्किप करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन से जो स्टेप्स हैं वहाँ से स्टार्टिंग होती है प्लानिंग की. इसमें नंबर 1 पे आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Objectives are those endpoints for whose attainment all the activities are undertaken. सो नंबर 1 पे हमने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव की सेट करना होता है कि हम चाहते क्या हैं, हम बिजनेस से कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं, कितना प्रॉफिट हम उस बिज़नेस से कमाना चाहते हैं, एक साल का प्रॉफिट हमारा कितना होगा, एक मंथ का प्रॉफिट हमारा कितना होगा, या एक यूनिट में से कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे. तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और इस ऑब्जेक्टिव को प्लानिंग के अंदर सबसे पहले सेट किया जाता है. सो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है कि अगर हम किसी टाइप के प्रॉफिट को कमाना चाहते हैं, अगर हम 2000 रुपये की करोड़ की सेल करना चाहते हैं, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं. ठीक है, सो नंबर 1 पे हमने क्या करना होता है, अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है. जैसे कि एग्जांपल दे रखी है, अ कंपनी वांट्स टू रेज इट्स सेल्स ₹2000 करोड़. एक कंपनी अपनी सेल को कितना करना चाहती है, 2000 करोड़ रुपए करना चाहती है, यानी इंक्रीज करना चाहती है 2000 करोड़ रुपए तक. दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड इन दिस वे. Suppose say the company has 4 major products and their expected sales are ₹1000 crore, 500 crore and 300 crore and 200 crore respectively. In this context, the objectives of different departments will be determined. For example, the production department will come to know the amount of production of each product. In the end, all the employees of different departments will be so told about it and what is expected to them. सो अगर यहाँ पे 2000 करोड़ रुपए एक कंपनी अपना जो सेल्स है वो करना चाहती है, तो वो बताएगी कि किस डिपार्टमेंट ने कितनी भागीदारी करनी है. जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 1000 करोड़, 500 करोड़ किसी और डिपार्टमेंट ने, 300 करोड़ किसी और डिपार्टमेंट ने, 200 करोड़ किसी और डिपार्टमेंट ने. अगर हमने सभी का ऑब्जेक्टिव उनको बता दिया कि आपने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल होना ईजी हो जाएगा. ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है ऑब्जेक्टिव को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है और उसके अंदर डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. अंडरस्टूड. नंबर 2 पे आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस. सो यहाँ पे है डेवलपिंग प्रेमिसेस. सो प्रेमिसेस क्या होती हैं, प्रेमिसेस होते हैं वो सारे के सारे एसेट्स, वो सारे के सारे सोर्सेस
जो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव हासिल करने में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बेटा। द बेस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर्स एजम्पशंस विच इन्फ्लुएंस द पीपल रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बिफोर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन अबाउट एनी अल्टरनेटिव। अ फोरकास्ट ऑफ दीज एजम्पशंस इज मेड। द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी डायरेक्ट प्रमोशन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। सो हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हमें कितना उसको डेवलप करना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके पास ज़मीन है 2 एकड़ और 2 एकड़ में आप 1500 करोड़ रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने बिज़नेस का विस्तार करना पड़ेगा, 2 एकड़ से ज़मीन को बढ़ाना पड़ेगा अगर आप उसको 2000 करोड़ के ऊपर लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पे प्रीमिसेस 2 तरीके की होती हैं, इंटरनल प्रीमिसेस एंड एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस यानी कि बिजनेस की अपनी प्रीमिसेस जैसे कि कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल प्रीमिसेस होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बनाती है, बिजनेस का कंपटीशन किस किस बंदे के साथ है, कस्टमर किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं और ब्याज का इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये सारी एजम्पशंस लेके चलनी पड़ती हैं, इसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो कैथल, और कैथल जाने के लिए आपको पता है कि आप बस से जा सकते हो, आप बाइक से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो। सो ये सारे के सारे अल्टरनेटिव्स हैं कैथल जाने के आपके पास। सो आप उनमें से किस अल्टरनेटिव को चूज़ करते हो, किस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हो, आपकी सहूलत के मुताबिक किस अल्टरनेटिव को अच्छा लगेगा आपके। जैसे कि मान लो कि अगर आपको लगता है कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, आप एसी के बिना नहीं जा सकते, तो दैट मीन्स आप कार को चूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, आप सस्ते में जाना चाहते हो, तो आप बस को चूज़ करोगे। और अगर आपको लगता है कि आप बस में बीमारी से डरते हो और आप पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो आप बाइक को चूज़ करोगे। तो दैट मीन्स आपकी जो चॉइस है किसी भी अल्टरनेटिव की, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके की कंडीशन में हो। सो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर आपने 2000 करोड़ रुपए कमाना है सेल के ज़रिए, सेल करके आपने 2000 करोड़ का अगर आपने ऑब्जेक्टिव रखा है, तो दैट मीन्स आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे उस 2000 करोड़ को कमाने के लिए। सो यहाँ पे उन अल्टरनेटिव में से आपने चूज़ करना है, आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे अल्टरनेटिव, आपने वो सारे अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने हैं जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता हो। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि अगर कोई कंपनी जो है वो टीवी सेट्स जो हैं, बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल इफ अ बिजनेस इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर साइज ऑफ टीवी सेट्स, इट कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टीवी सेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय एंटरिंग other area of production. For example, a TV company can start producing refrigerators. So अगर वो टीवी के ज़रिए पैसे कमा रही है कंपनी, टीवी बेच करके, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना चाहती है, तो वो टीवी सेट्स को डिफरेंट साइजेस में या फिर डिफरेंट तरीके की क्वालिटी के साथ बेच सकती है, या फिर वो साथ के साथ रेफ्रिजरेटर को बेच सकती है। तो अल्टरनेटिव्स को फाइंड कर सकती है कोई भी कंपनी या बिजनेस कि उसके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं। तो तीसरे स्टेप के अंदर सिर्फ वो अल्टरनेटिव्स को फाइंड करेंगे कि अगर मेरे को कैथल जाना है तो मेरे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं कैथल जाने के। नंबर 4 पे है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। सो अब इवेल्युएट किया जाता है कि कौन सा जो अल्टरनेट है वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास बस है जाने के लिए, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है। अभी आप उनमें से देखोगे आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, इवैल्यूएशन करोगे। कार के अंदर जाओगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, बस के अंदर जाओगे तो आपको बीमारी का खतरा है, बाइक के ऊपर जाते हो तो आपका जो है मतलब कि बस से थोड़ा ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन आप कंफर्टेबली नहीं जा पाओगे। तो इवैल्यूएशन कर रहे हो आप सभी कोर्सेज़ का कि कौन सा जो आपका कोर्स है या अल्टरनेटिव है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और 5th वाले में आप उस अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हो। आपने 3rd वाले में क्या किया, अल्टरनेटिव को ढूंढा कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास। 4th वाले में आपने उनका एवेल्यूएशन किया कि किस अल्टरनेटिव को क्यों चूज़ करना चाहिए।
और फिफ्थ वाले में फाइनली आपने उस अल्टरनेटिव को चूज़ कर लिया कि मैंने अगर ये ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है तो हम इस अल्टरनेटिव के ज़रिए उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लेंगे। जैसे कि आपने चूज़ कर लिया कि आप गाड़ी से जाने वाले हो, बस से जाने वाले हो या फिर कार से जाने वाले हो, ठीक है। तो ये फिफ्थ प्रोसेस थी सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिक्स्थ आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप क्या करने वाले हो, अब आपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आफ्टर हैविंग डिसाइडेड द चीफ प्लान एंड द सब्सिडरी प्लान दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैज़ टू बी डिसाइडेड। In other words, it is decided as to who will do a particular job and what time. तो प्लान के अंदर अभी आपने इम्प्लीमेंट करना है कि कौन काम करेगा, किस टाइम पे करेगा, ठीक है। फॉलो अप एक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर इज अनसर्टन. It is of great importance that there is a constant review of plans so as to ensure success in the uncertain future. सो प्लान को हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब ये नहीं है सिर्फ हमने अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है तो हमें सक्सेस हासिल हो जाएगा, नहीं, हमें साथ के साथ उसको देखना भी पड़ेगा कि कहीं हमारा प्लान, हमारे जो एक्चुअल रास्ता है, हम अपने प्लान से भटक तो नहीं गए, कहीं हमारा प्लान गलत तो नहीं हो गया, कहीं हमारे प्लान के जो रिज़ल्ट हैं वो उल्टे तो नहीं आने शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम पे हमें वो सही डिसीजन लेना पड़ता है, इसीलिए हमें वो सारे एक्शन को फॉलो करना पड़ता है, फॉलो अप एक्शन करना पड़ता है हम, ताकि देख सकें कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके साथ ही जो प्लानिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाती है, तो जिसके अंदर हमने 7 स्टेप्स किए हैं, तो आपने इन स्टेप्स को लर्न भी कर लेना है अच्छे से।